हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ आवर कोर्स ऑन इंडियन पिनल कोड, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस एंड राइट टू प्राइवेट डिफेंस। नाउ वी ऑल नो कि प्राइवेट डिफेंस हमारे पास एक राइट है जिससे हम अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी या किसी और की बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफेंस दैट मे बी कमिटेड। बट क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी केसेस हैं इंडियन पिनल कोड में जहां पर इवन दो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, यू हैव कॉज्ड एन इंजरी टू अ पर्सन, इवन देन यू माइट बी एक्सक्यूजेबल फ्रॉम एनी लाइबिलिटी अंडर द कोड। ये केसेस कवर होते हैं जनरल एक्सेप्शंस में, वो आज हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस एंड प्राइवेट डिफेंस। 10 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस, बट बिफोर दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज येट देन प्लीज डू द सेम और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी और एनी अदर सब्जेक्ट और विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर टॉपिक दैट वी आर रिवाइजिंग। Let's see question number 1. It says which one of the following is excusable under IPC. IPC के अंडर क्या excusable है from any liability? Act done by a person justified by law, act done by a person bound by law, act done by a person believing himself to be justified or bound by law under the mistake of fact या फिर all of the above. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सो मान लीजिए ए एक सोल्जर है एंड बी इज हिज सुपीरियर। बी ऑर्डर्स ए टू फायर एट द मॉब। नाउ ए फायर्स एट द मॉब, तो इस केस में क्या उसकी लाइबिलिटी बनेगी? नहीं, बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ। ही इज बाउंड बाय लॉ टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हिज सुपीरियर सिंस ही इज अ सोल्जर, देयरफॉर ही इज एक्सक्यूजेबल फॉर एनी एक्ट ही डज। अब जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ के लिए एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए ए है एंड ही सीज की जेड जो है वो बी को उठा रहा है फ्रॉम द ग्राउंड एंड बी इज ब्लीडिंग। नाउ ए बिलीव्स कि जेड ने बी का मर्डर किया है एंड ए जाकर जेड को सीज करता है एंड ही कॉल्स द कॉप्स, ही कॉल्स द अथॉरिटीज एंड तब तक वो ए जेड को सीज करके रखता है। नाउ हियर ए बिलीव्स कि ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ कि बी ने एक्चुअल में मर्डर करा है एंड ही इज सेविंग B from the same. So here the liability won't be there and A will be excused because he believes himself to be justified by law. But this belief is arising out of a mistake of fact. Therefore अगर कोई इंसान एक्चुअल में जस्टिफाइड है या एक्चुअल में बाउंड है या फिर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड और बाउंड बाय लॉ, everything is excusable under IPC. Therefore, the answer to this question is all of the above. Question 2 देखते हैं. It says which one of the following is excusable under IPC. क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस जो आईपीसी में हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो हम सारी कवर करने वाले हैं सेक्शन 96 टू 95 में। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जहां पर हम एक्ट की बात कर रहे हैं कि ए जो है वो एक हेन को मारता है बट बी बीच में आ जाता है। नाउ दिस इज एन एक्सीडेंट। देन एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years of age, act of a person of an unsound mind. Now all of these are excusable under IPC, therefore the correct answer here is D, that is all of the above. Question 3 देखते हैं। A, after consuming alcohol at a party, misbehaves with his colleague B, his female colleague B, and she files a complaint against A under section 354. Section 354 speaks of outraging modesty of a woman. So B जो है वो A के अगेंस्ट सेक्शन 354 में केस फाइल करती है फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ ए दैट इज लीडिंग टू आउटरेजिंग हर मॉडेस्टी। तो इस केस में ए की गिल्ट क्या होगी? ए विल बी गिल्टी अंडर सेक्शन 354 और ए इज नॉट गिल्टी बिकॉज वो अंडर इन्फ्लुएंस था एंड जनरल एक्सेप्शंस में इंटॉक्सिफिकेशन कवर्ड है, या फिर ए इज नॉट गिल्टी एज द एक्ट वाज डन with a particular knowledge or intent, or option C, that is A is not guilty as the act was done without a particular knowledge or intent. A का कोई intent नहीं था because he was under the influence of alcohol and that is why the act was committed.
or A is guilty of nuisance. Here when we speak of general exceptions, we know intoxication जो होता है that should be involuntary in nature and it should have been without the consent of the person. So यहाँ पर A ने जब alcohol consume किया है, he has consumed it voluntarily. अगर आपकी मर्जी विल के बिना या अगर आपकी कंसेंट के बिना आपको कोई अल्कोहल देता है कंज्यूम करने के लिए, जबरदस्ती आपको पिलाता है एंड देन यू डू एन एक्ट, it is only then when you will be accepted from any liability. Since here A ने voluntarily alcohol consume करके misbehave किया, therefore A will be liable for outraging modesty of B, therefore A is the correct answer. Let's see question 4. A and B, two college boys, agree to wrestle each other in amusement. While playing fairly, A hits B's nose and B starts bleeding profusely. So यहाँ पर हमने देखा है कि दो कॉलेज बॉयज हैं एंड दे आर रेसलिंग अगेंस्ट ईच अदर. ए बी को हिट करता है ऑन द नोज, बी को काफी ब्लड आने लगता है एंड जिसकी वजह से हमें ए की लाइबिलिटी को डिसाइड करना है कि क्या होगा. ए विल बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग हर्ट टू बी, या फिर he will be guilty of causing grievous hurt to B, or A has committed no offense, or option D, that is A is guilty of attempt to murder. यहाँ पर जब हम केस देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही पार्टीज अपने कंसेंट से रेसल कर रही हैं एंड बोथ द पार्टीज आर मेजर, so they know what they are doing and they are doing it out of their own consent. Since B agreed to wrestle with A, he knew कि ऐसा कुछ हो सकता है, चोट लग सकती है, but still he agreed, therefore later he cannot claim कि A ने मेरे को मारा. ये हमने टॉर्ट में भी देखा है. दिस प्रिंसिपल अमाउंट्स टू वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया. जब आप कंसेंट दे रहे हो टू let an injury happen to you if a bad circumstance goes into being. Let's see question 5. A surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause death of Z, laboring under a disease, performs the operation in good faith with consent of Z, but Z dies. तो यहाँ पर जो सर्जन है उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? सर्जन एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है विच इज लाइकली टू कॉज डेथ. उनको उसको पता है कि उस ऑपरेशन से जेड की डेथ भी हो सकती है, हु इज लेबरिंग अंडर अ डिजीज. बट ये ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? जेड के बेनिफिट के लिए, एंड ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है गुड फेथ में, एंड साथ साथ जेड का कंसेंट भी है टू दिस ऑपरेशन. तो अगर जेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ही डाइज, देन द सर्जन विल नॉट बी लाइबल, बिकॉज यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो बेनिफिट के लिए किया गया है, गुड फेथ में किया गया है एंड विथ कंसेंट ऑफ द पेशेंट किया गया है. ऐसे केसेस एक्सक्यूजेबल होते हैं अंडर आईपीसी. अब ये जो जनरल एक्सेप्शन के सेक्शंस हैं ये काफी सारे हैं. इफ यू वांट टू लर्न देम बाय हार्ट, इफ यू वांट टू नो मोर as to these sections, then obviously you can resort to the course that I have on my website. Let's check question 6, that is speaking of right to private defense. अब हम next topic पे आ गए हैं, private defense. प्राइवेट डिफेंस वी ऑल नो इज समथिंग जब आप अपने बचाव के लिए कुछ कर रहे हैं, यू आर बीइंग हिट बाय सम पर्सन एंड टू स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग दैट एक्ट यू रिटेलिएट, उसको हम प्राइवेट डिफेंस कहते हैं. अब प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू व्हाट? एज पर द आईपीसी, अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज ओन बॉडी या फिर बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, और प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल. नाउ आईपीसी में ये तीनों ही चीजें कवर्ड हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. अ पर्सन हैज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट हिज ओन बॉडी, अगेंस्ट द बॉडी ऑफ अनदर. प्रॉपर्टी जो मूवेबल या इमूवेबल है, चाहे वो खुद की हो या वो किसी और की प्रॉपर्टी हो, सारे ही केसेस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है. Let's see question 7. In which of the following cases, even though the act is an offense, but still private defense is not available? तो हमें बताना है कि इन केसेस में अगर कोई इंसान एक्ट कर रहा है जो ऑफेंस है बट प्राइवेट डिफेंस उस केस में अवेलेबल नहीं है, वो कौन से एक्ट्स हैं? एक्ट डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड,
act done by a child, act done by an intoxicated person, या फिर none of the above. सो वी नो कि ये जो लोग हैं दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड अंडर आईपीसी फॉर एनी लाइबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर उन पार्टीज का इंटेंशन नहीं था, सिर्फ एक्ट कमिट किया जा रहा है। तो प्राइवेट डिफेंस को जब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई अनसाउंड माइंड का इंसान है, या कोई चाइल्ड है, या कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, वो अगर आपके अगेंस्ट कुछ क्राइम कर रहा है विच इज एक्चुअली एन ऑफेंस, बट बिकॉज उसके जो कैपेसिटी है उसकी वजह से ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डूइंग द सेम, आपका प्राइवेट डिफेंस इंटैक्ट रहता है। यू हैव द सेम प्राइवेट डिफेंस एज यू वुड हैव हैड अगर उस पर्सन की ये सब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। therefore the answer here is D, that is none of the above। इन सारे ही केसेस में प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। एंड हियर व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, वी हैव अज्यूम्ड कि जो अल्कोहल है दैट हैज बीन एडमिनिस्टर्ड without his consent। Let's see question 8। Right of private defense is not available against act done by a public servant or under his direction, act done by direction of a public servant acting in good faith under the color of his office, an act against which there is time to have recourse to the protection of public authorities। तो अगर आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस राइट इज नॉट अनलिमिटेड। इस राइट के कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी में कुछ एक्ट परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ही इज सर्चिंग योर प्रॉपर्टी, यू कैनॉट से कि सिंस that person is trespassing your property you have the right to private defense। that person is a public servant, या फिर एक पब्लिक सर्वेंट जो एक एक्ट कर रहा है इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पब्लिक सर्वेंट हैज एन इंफॉर्मेशन दैट आपके घर में कुछ अनलॉफुल मीन्स से कुछ कैश पड़ा है एंड दे आर ट्राइंग टू सीज द सेम, देन ही इज एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस इन गुड फेथ, यू डू नॉट हैव अ प्राइवेट डिफेंस। एंड ऑल्सो अगर आपके पास टाइम है अथॉरिटीज को बुलाने का, अगर कोई इंसान आपके घर में घुस आया है एंड यू or you know that person is approaching towards your property and you have the time to call the police, you have bolted the door, still you hit that person, that will not amount to private defense। private defense तभी अवेलेबल होगा जब आपके पास ऑप्शन नहीं था टू कॉल द अथॉरिटीज। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज बीन स्टेटेड कि आप प्राइवेट डिफेंस में एक अपना जो एक्ट है वो एक्सीड नहीं कर सकते टू कॉज एन इंजरी फॉर अ हार्म दैट इज नॉट इन्फ्लिक्टेड। अगर मान लीजिए कि आपको नेबर का डॉग बाइट करता है एंड इफ यू शूट हिम, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल। योर एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज टू बी इन प्रोपोर्शन टू द हार्म दैट इज बीइंग कॉज टू यू। Therefore जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। प्राइवेट डिफेंस इन सभी केसेस में अवेलेबल नहीं है। Let's see question 9। It says when does the right of private defense commence and till when does it continue? On the basis of reasonable apprehension of danger, on the basis of reasonable apprehension of death, on the basis of reasonable apprehension of hurt, या फिर when the person is attacked and it continues till the attacker stops। So जब हम private defense की बात करते हैं, वो तभी शुरू हो जाता है जब reasonable apprehension of danger arise हो जाता है and it continues till the reasonable apprehension of danger is there। नाउ अगर हम डेथ और हर्ट का देखें तो इट में हैपन जो एक्ट हमारे अगेंस्ट हो रहा है, इट कैन कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ऑल्सो और ऑफ हर्ट ऑल्सो। देयरफॉर यहाँ पर हम डेंजर के हिसाब से देखते हैं कि कब डेंजर अराइज हो रहा है। it the danger may lead to anything, be it death or be it hurt। So the correct answer here is option A। Let's see the last question। It says A is attacked by a mob who attempts to murder him. To exercise his right of private defense, he needs to fire at the mob that includes young children। Can he do so if he wants to escape any criminal liability?
अब ए जो है उसको एक मॉब अटैक कर रहा है टू मर्डर हिम, एंड उसको अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है अगेंस्ट द मॉब, बट ही सीज कि मॉब में देर आर यंग चिल्ड्रन ऑल्सो एंड ही wants to avoid any criminal liability. So what can he do? Can he fire at the mob? Let's see the options. He cannot, as the children are around him. He will be held guilty of mass murder, or he can, as he is under reasonable apprehension that his death might be caused, या फिर none of the above. अब जब हम आईपीसी को देखते हैं तो उसमें ये क्लियरली गिवन है, व्हेन यू हैव अ रीजनेबल एप्रीहेंशन कि आपकी डेथ हो सकती है किसी एक्ट से, तो जो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है, that extends to the risk of causing the death of another person. It extends to running the risk of a harm to an innocent person. So यहाँ पर जो young children हैं, they are innocent. Only the mob is attacking. But जो ये attack है, that is causing a reasonable apprehension of death to A. तो ए का जो प्राइवेट डिफेंस है, इट कैन एक्सटेंड टू फायरिंग एट द मॉब इवन दो ही नोस कि फायर करने से द इनोसेंट चिल्ड्रन विल बी हर्ट. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज ही कैन, एज ही इज अंडर रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट हिज डेथ माइट बी कॉज्ड. इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है. In case you have any doubts, any queries, you can leave the same in the comment section below. I hope इस वीडियो से आपका जनरल एक्सेप्शंस और प्राइवेट डिफेंस का टॉपिक कुछ हद तक रिवाइज हुआ है, एंड अगर कोई क्वेरीज थी तो वो भी क्लियर हुई हैं.